मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियोस आ रही है और उन सब का मैं तहे दिलों धन्यवाद करता हूं जिन्होंने फ़ोन करके या मैसेज करके हमसे अपडेट्स लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिनूक क्या है। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपकी रिफ्यूज़ल आई है और आपने जो कैप्स नोट हैं या CGSM नोट्स हैं, अगर आपने वो अप्लाई किए थे तब आपने चिनूक के बारे में वहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा। तो चिनूक है क्या, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चिनूक काम करता है और कैनेडियन इमिग्रेशन कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लेके आती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आप कैसे चिनूक की जो प्रोसेसिंग होती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग होती है, उससे आप कैसे अपनी फाइल को बचा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल केस है और आपके रिफ्यूज़ल केस में जस्टिफिकेशन लेटर क्यों ज़रूरी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई भी वीज़ा रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, आप स्क्रीन में नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि चिनूक क्या है। चिनूक दोस्तों एक VBA टूल है। जिन लोगों को एक्सेल की अच्छी नॉलेज है तो वो इसे काफ़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेस्ड टूल है जिसे IRCC काम में लेके आती है। तो काम में क्यों लेके आती है? जिससे जो इनकी प्रोसेसिंग है वो तेज़ हो सके, ज़्यादा तेज़ रिजल्ट आ सके, बैकलॉग ना बढ़ सके। तो जो चिनूक है ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम से। जो भी एप्लीकेंट होंगे उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वीज़ा ऑफिसर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। उसके बाद दोस्तों चिनूक को बनाया ही इसलिए गया था कि ये जो वीज़ा का प्रोसेस है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके, फास्ट कर सके। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए चिनूक की, तो चिनूक को पायलट में लेके आया गया था, पायलट प्रोग्राम में लेके आया था 2018 से। यानी कि 2018 से पहले जो भी रिफ्यूज़ल आती थी वो वीज़ा ऑफिसर को टाइप करनी पड़ती थी और उसके बाद में चिनूक आया और ये सारे का सारा जो काम है ये ऑटोमेटिक हो गया था। 2018 में इसे एज ए पायलट प्रोजेक्ट लेके आया था। इन्होंने देखा ये काम कैसे करता है। उसके बाद में इन्होंने कुछ इसमें अमेंडमेंट की। उसके बाद में 2019 में इन्होंने इसे ऑफिशियल लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि चिनूक काम कैसे करता है। जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया कि चिनूक एक VBA टूल है। ये क्या करता है कि आपने जो भी वहाँ पे डेटा दिया होगा अपनी एप्लीकेशन में वो रिफाइन करके स्क्रीन पे दिखाता है। ये चिनूक जो है ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि इस एप्लीकेशन ने पहले अप्लाई किया था, इस एप्लीकेंट ने पहले अप्लाई किया था, उसकी रिफ्यूज़ल आई थी, उसने कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाए थे या कौन सा इनपुट वहाँ पे दिया था। इनपुट मीन्स कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी थी। उसके बाद दोस्तों जो चिनूक है ये GCMS में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी निकाल के वीज़ा ऑफिसर के सामने रख देता है। उसके बाद दोस्तों ये आपकी फ़ाइल को फ्लैग कर सकता है। दोस्तों फ्लैग क्या होता है कि अगर कई बारी क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे यूज़ की है, कुछ गलत डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, या आपका जो पासपोर्ट है वो बैन था, या किसी भी तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट मैच कर जाते हैं और वो प्रोसेस नहीं हो सकते तो वो रेड फ्लैग हो जाती है। जो रेड फ्लैग होती है वो जो फाइल है वो ऑटोमेटिक ही रिफ्यूज़ हो जाती है। वो वीज़ा ऑफिसर के पास जो है सिर्फ एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये रेड फाइल है, वो उसके ऊपर ज़्यादातर केस में उसके ऊपर काम नहीं करते। उसके बाद दोस्तों येलो एक फ्लैग होता है। यहाँ पे वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखता है, वो ये देखता है कि ये क्यों जो फाइल है ये येलो फ्लैग्ड है। उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करता है। अगर उसे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ठीक है और ये ह्यूमन एक एरर है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद दोस्तों ग्रीन फ्लैग होते हैं। ग्रीन फ्लैग सिर्फ उन फाइल्स में ही काम आते हैं जहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो, जहाँ पे कुछ जैसे पीछे अर्थक्वेक आए थे तो कहाँ पे तो जो उन लोगों ने काफ़ी जो वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जो लड़ाई हुई थी जैसे यूक्रेन में थी, तो उन केसेस में ग्रीन फ्लैग जो यूज़ होता है। उसके बाद में इनकेस आपका कोई करीबी है वहाँ पे जिसकी डेथ हो चुकी है, आपने वहाँ पे जाना है, तब भी जो ये ग्रीन जो फ्लैग है ये काम में आता है।
उसके बाद दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन लेता है जो भी आपकी होगी, जो भी आपने अभी रिफ्यूज़ल लेटर देखी होगी वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी एक रिफ्यूज़ल लेटर क्रिएट कर देता है। क्योंकि 2018 से पहले वीज़ा ऑफिसर को जो आपकी रिफ्यूज़ल लेटर है वो लिखनी पड़ती थी, और आपने ये नोट किया होगा कि 2018 से पहले जितनी भी रिफ्यूज़ल लेटर थी वो काफ़ी डिटेल में आती थी। उसके बाद में एक जेनरिक रिफ्यूज़ल्स आती हैं जहाँ पे जो कॉमन रीज़न होते हैं और कॉमन ही वहाँ पे लाइन होती हैं। उसके बाद दोस्तों जो चिनूक है वो 27 कॉलम में आपकी इन्फॉर्मेशन देता है। 27 कॉलम्स इसलिए क्योंकि ये VBA टूल है, एक्सेल में काम करता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ये 27 कॉलम में देता है वो सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन से आती है। यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन में डेटा वहाँ पे फिल करते हैं वो सारा का सारा डेटा 27 कॉलम में कन्वर्ट होके वीज़ा ऑफिसर की स्क्रीन पे आता है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी मैंने ये भी सुना है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो हमारी रिफ्यूज़ल है ये कंप्यूटर ने या AI ने से जो रिफ्यूज़ कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो लास्ट डिसीज़न होता है वो वीज़ा ऑफिसर का ही होता है, चाहे उसने अप्रूवल देनी है चाहे उसने रिफ्यूज़ल देनी है, बट जो लास्ट डिसीज़न होगा वो वीज़ा ऑफिसर का ही होगा। AI काम करती है, AI उसे हेल्प करती है कि वो डिसीज़न ले सके, फास्ट प्रोसेसिंग में आ सके, बट जो लास्ट डिसीज़न होगा वो वीज़ा ऑफिसर का ही होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैनेडियन इमिग्रेशन कैसे यूज़ में लेके आ रही है। दोस्तों आपने एक चीज़ गौर की होगी कि काफ़ी दिनों में जो पहले जो फाइल्स थी 2021-2022 में बैकलॉग काफ़ी था, तो जो IRCC ने बड़ी जल्दी इसे बैकलॉग को कवर किया है। बैकलॉग को कवर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम में आ रही है। क्योंकि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वहाँ पे क्या होगा कि जो बैकलॉग होगा वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाता है, और ये इनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसकी स्टेटमेंट दी है। उसके बाद दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन कौन से पार्ट्स में लेके काम करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मान लीजिए कि आपने फ़ाइल लगाई है और इनकी फ़ाइल जो आपको वहाँ पर लगती है कि ये फ़ाइल पर वीज़ा आ सकता है, पॉजिटिव है, तब दोस्तों जो आपकी फ़ाइल है एक पॉजिटिव फाइल्स में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये किस वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगी ये भी जो AI डिसाइड करती है कि किस वीज़ा ऑफिसर के पास कम लोड है या कौन सा वीज़ा ऑफिसर फ्री होने वाला है। तो ये जो आपकी फ़ाइल को उसके हिसाब से ही जो वीज़ा ऑफिसर में बांटती है कि जहाँ पे आपकी फ़ाइल को प्रोसेसिंग हो सके। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी फ़ाइल में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ स्टेटमेंट चाहिए, तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे काम में लेके आती है। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, चाहे वो कुछ भी हो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो भी जो ये इन्फॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीज़ा ऑफिसर को दिखाती है। उसके बाद दोस्तों आपने ये देखा होगा कि आपको रेगुलर जो इंटरवल पे मेल्स आते हैं कि अगर आपकी जो स्टेटस चेंज हुआ है तब भी आपको मेल आएगा, BBL के लिए मेल आता है, तो काफ़ी जगह पे आपको जो ऑटोमेटिक ईमेल्स आते हैं तो ये भी आपको AI ही सेंड करती हैं। उसके बाद दोस्तों जो बायोमेट्रिक्स हैं, तो बायोमेट्रिक्स का डेटा भी सारा AI ही संभालता है, तो काफ़ी जगह पे AI का यूज़ होता है। और IRCC इसे सिर्फ प्रोसेसिंग को तेज करने में, बैकलॉग को कम करने में यूज़ करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप चिनूक से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, VBA टूल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता है, पुरानी इन्फॉर्मेशन भी दिखा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दें, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, और जब आप उसे फिल कर लेते हैं तब फाइनल सबमिशन से पहले उसे कम से कम 2-3 बार चेक करें। आप देखें कि उसमें कोई ऐसी मिस्टेक, ऐसा कोई एरर तो नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों आप इन केस आप रीअप्लाई कर रहे हैं तब आप इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दोनों को चेक करें। उसके बाद दोस्तों आप उन इन्फॉर्मेशन को और डॉक्यूमेंट को एक दूसरे के साथ मैच करके देखें कि क्या ये सेम इन्फॉर्मेशन है जो आपने पुरानी फाइल में यूज़ की थी, कहीं आपने कोई नया डॉक्यूमेंट, कहीं आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन इस फाइल में तो नहीं दी, अगर दी है तो क्या उसका प्रूफ आपने दिया है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद दोस्तों हर एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे वो GC की हो चाहे IRCC का जो न्यू पोर्टल है, इसमें आपको टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स मिलते हैं।
ये आपको जब यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं, तब भी आपको 475 जो करैक्टर्स हैं उनकी लिमिट मिलती है। उसके बाद में ये पूछा जाता है कि क्या आपकी पहले रिफ्यूज़ल है, तो वहाँ पे भी 475 50 करैक्टर्स की जो 500 करैक्टर्स की जो लिमिट मिलती है। तो मैंने काफ़ी ऐसी फाइल्स देखी हैं जहाँ पर वो इस लिमिट को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करते। तो कोशिश करें ये जो करैक्टर्स हैं इनके आसपास आप कंप्लीट इसे यूज़ करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन 27 कॉलम में होती है, यानी कि वीज़ा ऑफिसर के स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसके बिहाफ पे भी आपका वीज़ा आ सकता है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि चिनूक एक VBA टूल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें काम करती है, तब आप अपनी एप्लीकेशन में ओवर स्मार्ट ना बने, क्योंकि इन केस आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन में फिल करेंगे उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तब भी दोस्तों आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट जो है कम से कम लगाएं, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट है उनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपकी फ़ाइल को, आपकी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल आती है तब आपको जस्टिफिकेशन लेटर की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों IRCC आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ क्यों करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपकी डॉक्यूमेंटेशन में या आपके पर्पज़ में कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है, जिसकी वजह से वो आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ करता है। तो IRCC आपसे आंसर चाहता है, अगर आप उसका आंसर देते हैं, हो सकता है वीज़ा ऑफिसर आपकी जो जस्टिफिकेशन लेटर है उसे पढ़े, और हो सकता है कि वो इस तरह से कन्विंस हो जाए कि आपकी फ़ाइल को, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर दे। उसके बाद दोस्तों एक जो स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन लेटर होता है ये आपको वीज़ा दिला सकता है। तो कोशिश करें कि आप इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल है, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन लेटर आपका अच्छे से बना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो जस्टिफिकेशन लेटर है ये आपके जो फ्लैग्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया जो रेड फ्लैग है, येलो फ्लैग है, उनको ये रिमूव कर सकता है। अगर वहाँ पे कुछ सिस्टम में एरर आता है या अगर उन्हें लगता है कि ये प्रोफाइल ठीक है, जो पिछली रिफ्यूज़ल है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम जनरेटेड या पूरी की पूरी फाइल ना देख की वजह से की गई थी, तो वहाँ पे वो फाइल को, जो फ्लैग को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकता है कि जो पास्ट रिफ्यूज़ल है वो अभी आपने सुधार ली है और आपका जो पर्पस है इसमें क्लियर हो चुका है। और ये भी दोस्तों मैंने ये नोटिस किया है कि क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिफ्यूज़ल के केस आते हैं, तो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पहले सबमिट किए होते हैं तो वहाँ पे जस्टिफिकेशन लेटर का कोई भी नामो निशान नहीं होता। कुछ लोग इसे कवर लेटर में जस्ट 3-4 लाइनों में इसे कवर कर देते हैं, बट दोस्तों नहीं, यहाँ पे कम से कम आपको डेटा देना चाहिए, जितनी भी आपकी रिफ्यूज़ल हैं वो क्यों आई हैं, उनका रीज़न क्या था, अब आपके पास कौन कौन से उनके आंसर हैं, कि अब आप अगर इन केस वो दोबारा आपके डॉक्यूमेंट को सेम ग्राउंड पे जज करते हैं तो आपके पास क्या आंसर होने चाहिए, ये सब आपको वहाँ पे लिखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है कि एक अच्छा जो कवर लेटर है वो आपको वीज़ा दिला सकता है, बट यहाँ पे अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तब दोस्तों आपको एक अच्छा कवर लेटर भी चाहिए और आपको एक अच्छी जस्टिफिकेशन लेटर भी चाहिए। अगर दोनों को आप मिक्स कर देते हैं दोस्तों, ये एक जादू की तरह काम कर सकता है और आपको वीज़ा दिला सकता है। दोस्तों अगर आपको कवर लेटर के रिगार्डिंग, जस्टिफिकेशन लेटर के रिगार्डिंग या वीज़ा प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, तब दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।